हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है अपने वर्मा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। हमने पिछली क्लास में हिमालय नदियों के बारे में पढ़ा था और आज हम प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में और उनके तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है, जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर और दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत की प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतम मुख्य नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती है। मतलब ये जो पश्चिमी घाट एक पर्वत है, ये पश्चिमी घाट एक पर्वत है। तो जो भी नदियां यहाँ से जो नदियां निकलती है, बड़ी बड़ी नदियां इधर से होकर ये ये बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी ये सब इधर आती है, लेकिन कुछ छोटी छोटी नदियां इधर से ऐसे होती है जो अरब सागर में गिरती है। अरब सागर अरब सागर में गिरती है। और ये जो क्षेत्र है, और ये जो पर्वतीय क्षेत्र पूरा पश्चिमी घाट, ये एक जल विभाजक के रूप में कार्य करता है। जल विभाजक मतलब दो नदी तंत्रों के मध्य की उच्च भूमि, जो दो बड़े नदी तंत्रों को एक दूसरे से अलग करती हो। महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदी अपने मुहाने पर डेल्टा निर्माण करती है। पश्चिम घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं नर्मदा एवं तापी, दो दो बड़ी नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ बहती है और ज्वालामुख निर्माण करती है। प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाह द्रोणी आकार में अपेक्षाकृत छोटी होती है। नर्मदा नदी, नर्मदा द्रोणी, नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट होता है। यह पश्चिम की ओर एक ब्रज घाटी में बहती है। ब्रज घाटी मतलब ये अमरकंटक, ये अमरकंटक, और यहाँ पे विंध्यन, यहाँ पे सतपुड़ा। तो इनके बीच में से जो नदी बहती है, जो खड्डे के रूप में बहती है, खड्डे मतलब नाली में बहती है। ये उच्च भूमि इधर, इधर भी एक उच्च भूमि, उसके बीच से बहती है। बहने वाली नदी जो ब्रज घाटी के रूप में कहलाती है। ब्रज घाटी में बहती है। समुद्र तक पहुंचने के क्रम में ये नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों में यह नदी गहरे गाज से बहती है। जहाँ यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है, वहां धुआंधार जलप्रपात होता है। जलप्रपात मतलब झरना। नदी एक इधर से आती है, ये उच्च भूमि, एक समझ ली पहाड़ या कुछ उच्च भूमि है। यहाँ से नदी आई, फिर यहाँ के आने के बाद ये नीचे गिर जाती है, पास बहने लगती है। तो इस क्षेत्र को पूरा झरना या जलप्रपात कहते हैं। नर्मदा नदी धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है और जबलपुर के पास। नर्मदा नर्मदा की सभी सहायक नदियां बहुत छोटी, इनमें से अधिकतम समकोण पर मुख्य धारा से मिलती है। समकोण मतलब ये नदी आ रही है, कैसे मिलती है, बिल्कुल सीधी। इनमें से अधिकतर समकोण धारा से मिलती है। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नमामि देवी नर्मदे नाम की एक योजना प्रारंभ की गई। इसके बारे में वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। तापी द्रोणी, तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से सतपुड़ा की श्रृंखला से है। यहाँ भी नर्मदा के समांतर ब्रज घाटी बहती है, लेकिन इनकी लंबाई बहुत कम है। मतलब ये भी नर्मदा के जैसे जैसे ब्रज घाटी में बहती है, उच्च भूमि, यहाँ पे भी पर्वत बड़े, यहाँ पे भी पर्वत ऐसे। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में है। मतलब सभी सहायक नदियां, मतलब ये कहाँ कहाँ जिसकी पूरा पूरा तंत्र मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में। अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है, इसलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां साबरमती, माही, भरतपुजा और पेरियार है। उन राज्यों के नाम बताइए जो ये नदी बहती है। ये ये पश्चिमी घाट जो पश्चिम की ओर अरब सागर में गिरने वाली नदी है, ये अरब सागर, यहाँ पे गिरने वाली नदियां तो गुजरात की साबरमती, माही, राजस्थान गुजरात की माही, भरतपुजा, पेरियार, ये सब
तमिलनाडु के नाम है ना, कर्नाटक, केरल, उनकी नदी है। राज्यों के नाम बताइए, आप बता सकते हैं अभी तो। गोदावरी, द्रोणी। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। ये महाराष्ट्र के नासिक जिले के पश्चिमी पश्चिमी घाट की ढालों से निकलती है। इनकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है, 1500, और महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में इस अवपात तंत्र का सबसे बड़ा है। प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ा अवपात तंत्र इसका ही है। इसके द्रोणी महाराष्ट्र, मतलब नदी का 50% है महाराष्ट्र में। मध्य प्रदेश, ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियां मिलती है, जैसे पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, वैनगंगा और पैनगंगा इसकी प्रमुख सहायक नदियां। इनमें से अंतिम तीनों सहायक नदियां बहुत बड़ी इनमें से अंतिम तीनों सहायक नदियां बहुत बड़ी है। बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। इसका बड़ा आकार है, प्रायद्वीपीय पठार में सबसे बड़ी नदी है, इसे दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। महानदी। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से, छत्तीसगढ़ के तटार से, तथा यह उड़ीसा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी मिलती है। तो ये उड़ीसा से बंगाल की खाड़ी मिलती है। इसकी लंबाई 860 किलोमीटर है। इसकी अफवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और झारखंड में। इसके मतलब सहायक नदियां कहाँ कहाँ से आती है, तो महाराष्ट्र से आती है, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, ओडिशा से। कृष्णा द्रोणी। महाराष्ट्र के पश्चिमी भाग में महाबलेश्वर के निकट यह स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी की 1500 और इसकी 1400 बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी तथा भीमा इसकी सहायक नदियां है। मूसी और भीमा कहाँ से, महाबलेश्वर, महाराष्ट्र के। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में फैली। इसकी सहायक नदियां महाराष्ट्र से आती है, कर्नाटक से आती है और आंध्र प्रदेश से आती है। कावेरी। कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु के कुर्टूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये केरल के ब्रह्मगिरी, मतलब केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। तमिलनाडु के कुडलूर के दक्षिण में एक क्षेत्र है, मतलब जगह है, शहर है, तो उसके दक्षिण में बंगाल की खाड़ी मिल जाती है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। इसके प्रमुख सहायक नदियां है अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी। अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में विस्तृत है। मतलब इसकी सहायक नदी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में विस्तृत है, वहां से आती है। क्या आप जानते हैं भारत में दूसरी सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है, जिसे शिव सुंदरम के नाम से जाना जाता है। दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात मतलब झरना शिव सुंदरम। जलप्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत, मतलब जो ये झरना है, यहाँ से नदी आई, नीचे गिरी थी, यहाँ पे कुछ टरबाइन लगाए जाते, तो वो पानी के संपर्क में आने से वो घूमते हैं, पानी के प्रेशर से वो घूमते हैं, जिससे विद्युत उत्पन्न होती है, और वो मैसूर, बेंगलोर और केजीएफ कोला स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान करती है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, आप बता सकते हैं। इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां हैं जो पूर्व की तरफ बहती है। दामोदर, ब्रह्मणी, वैतरणी तथा स्वर्णरेखा। ये बहुत छोटी नदियां। स्वर्णरेखा कुछ कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है जिन्हें आप एटलस में या गूगल करके देख सकते हैं। पृथ्वी के धरातल का लगभग 71% भाग जल से ढका है, लेकिन इसका 97% जल लवणीय है। केवल 3% ही स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है, जिनका एक 3/4 भाग हिमानी के रूप में। मतलब पूरी पृथ्वी में 70% पानी है और 21% स्थल है। उनमें से भी जो 70%, अब ये 70% है, उनमें से 97% तो खारा पानी है, पूरा समुद्र का पानी। और जो 3% है वो पीने का पानी है, परंतु ये इतना जो 1/4 है, 3/4 है, वो पानी हिमानी के, मतलब बर्फ के रूप में, जो ग्लेशियर है और अलग अलग जगह पे जो बर्फ जमे होते हैं उनमें। बाकी पीने का बस एक
पीने का पानी बस इतना ही है। ये जो प्रतिशत है उतना ही है। और पानी किस किस जगह में रहता है आप देख सकते हैं। कश्मीर घाटी तथा प्रसिद्ध डल झील, नहाने वाले घरों तथा शिकारा से तो आप परिचित हो गई। मतलब कश्मीर घाटी में प्रसिद्ध एक डल झील है। घाटी मतलब दो पर्वतीय क्षेत्र के बीच में जो खाली जगह होती है उसे घाटी कहते हैं। और यहाँ पे एक डल झील है। कश्मीर घाटी में एक डल झील है। वहां पे लोग अपने नाव होती है, नावों में घर बनाते हैं। केरल में भी ये चलते हैं। और सामान मतलब डल झील में एक तरह से व्यापार चलता है, एक बाजार है नावों का, जो अपने सामान को नावों के द्वारा बेचते हैं, नावों पे ले जाते हैं, वहां पे बेचते हैं। केरल में नाव वाले घर बहुत परिचित है। प्रत्येक वर्ष प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इस प्रकार आप झील वाले स्थानों पर गए होंगे जहाँ नौकायान, तैराकी और अन्य जलीय खेलों का आनंद मिलता है। कल्पना कीजिए कि आप कश्मीर, नैनीताल और दूसरे पर्यटन स्थलों पर झीलें नहीं होगी, तब क्या वे उतने ही आकर्षित करते हैं जितना आज करते हैं? क्या आप जानते हैं, कभी जानने की कोशिश की है तो आप देख सकते हैं। झील किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के सतह के गर्त वाले भागों में जहाँ जल जमा हो जाता है उसे झील कहते हैं। पृथ्वी के सतह पे गर्त मतलब खड्डों वाले भागों में जहाँ पानी जमा हो जाता है तो झील कहते हैं, बड़े क्षेत्र को। मतलब ये समझ लो एक समतल भाग है। और यहाँ पे ये समतल भाग है एक, और यहाँ पे एक खड्डा हो जाता है। खड्डा होने पर यहाँ पे पानी जमा हो जाता है तो उसे झील कहते हैं, तालाब कहते हैं। छोटा होगा तालाब, थोड़ा बड़ा होगा झील। मतलब लंबा होगा तो झील, इतनी लंबी होगी तो झील। और इनसे भी बड़ा होगा और बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो उसे फिर समुद्र कहते हैं। बड़े आकार वाले झीलों को समुद्र कहते हैं, और वाले समुद्रों को झीलें कहते हैं, जैसे कैस्पियन, मध्य और अरल सागर। ये इंपॉर्टेंट है। भारत में बहुत सी झीलें भारत में बहुत सी झीलें यह एक दूसरे से आकार तथा अन्य लक्षणों में विभिन्न है। अधिकतर झीलें स्थायी होती है तथा कुछ में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है, जैसे अंतर्देशीय अफवाह वाले शुष्क अर्ध शुष्क क्षेत्रों की तोड़ने वाली झीलें। यह कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण हिमालय बर्फ चादर की क्रियाओं के फलस्वरूप होते हैं, जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदी और मानवीय क्रियाओं से होता है। मतलब दो प्रकार की झीलें होती है। एक ऐसी झील जो 12 महीने तक उसमें पानी रहता है। एक ऐसी झील जो वर्षा ऋतु में बढ़ती है और गर्मी मतलब जब गर्मी आती है तब वो खाली हो जाती है, उसका पानी सारा खत्म हो जाता है। मतलब और कुछ ऐसी नदियां हैं जो मतलब हिमालय बर्फ को चादर से ढकी रहती है। मतलब जैसे बर्फ की चादर। ये पहले खड्डा था, यहाँ पे बर्फ जम गई, फिर वो पिघल गई तो यहाँ सारा पानी बन गया। या ये खड्डा था और ये पर्वत था, यहाँ से कुछ मतलब बर्फ था जो पिघल गया और इधर आ गया और इधर जम गया, तो इसे फिर हिमालय और बर्फ सागर से क्रिया से फलस्वरूप हुआ, मतलब फलस्वरूप निर्माण हुई झीलें या तालाब कहते हैं। कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु मतलब एक जगह से सारी मिट्टी उड़ाकर दूसरी जगह पे ले गई, तो यहाँ पे खड्डा हो गया, तो यहाँ पे पानी जमा हो गया, तो इसे वायु द्वारा होता है। किसी खड्डे में नदी द्वारा पानी लाया गया और वहां पे इकट्ठा हो जाता है, तो वो नदी द्वारा होता है। और कृत्रिम झीलें जो मनुष्य अपने हाथों से या अपने कार्यकलाप से करते हैं, जैसे एक जगह थी, यहाँ से मिट्टी निकाल के दूसरी जगह इकट्ठा कर ली, यहाँ पे उच्च भूमि हो गई, लेकिन यहाँ खड्डा हो गया और यहाँ पे धीरे धीरे समय के साथ पानी जमा होने लगा, तो ये झीलें बनती गई। जैसे राजस्थान में एक बड़ी झील है सांबर झील, और उसके साथ एक सबसे बड़ी झील है राजसमंद झील, जो कृत्रिम है, मनुष्य द्वारा मतलब उसका निर्माण किया गया। एक विषम नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में गटर गोकुल झीलों का निर्माण होता है, जो मैंने गंगा नदी मतलब हिमालय नदी तंत्र के बारे में बताया था कि वो कैसे होती है। तो गोकुल झील कैसे निर्माण होता है आपको पता ही होगा। स्प्लिट एक तथा रोधिका तटीय क्षेत्रों में लेगुन का निर्माण करती है। अब लेगुन क्या होता है? तो ये बड़े क्षेत्र, ये समझ लीजिए एक समुद्र है, सागर है या महासागर है। यहाँ पे कुछ उच्च भूमि है, यहाँ से जो नदी अपने साथ बहुत सारे अवसर लेकर आती है,
तीव्र ढाल होने के कारण नदी अपने साथ बहुत सारे अवशेष लेकर आती है, जो लाते फिर एकदम मैदान परिवेश में आती है, तो बहुत सारे एक जगह इकट्ठे हो जाते, एक जगह इकट्ठे हो जाते, तो वो उधर इकट्ठे हो जाते, इधर इकट्ठे हो जाते, तो इसके बीच में का नदी का पानी इकट्ठा हो जाता है। मतलब ये पर्वत है, इसके जस्ट पास में कम दूरी पे ही एक समुद्र है या महासागर है। यहाँ से आई गई नदी अपने साथ जो अवशेष लाती है, निक्षेपण लाती है, तो यहाँ पे जमा कर देती है। यहाँ पे जमा होने के कारण यहाँ पे एक रोधिका आ जाती है, मतलब इकट्ठे हो जाते थे, सारा पानी इधर जमा हो जाता है, इधर जमा हो जाता है, तो एक लेगुन के रूप में आ जाती है। जैसे सबसे बड़ी चिल्का झील, पुलिगढ़ झील और कोलेरू झील। अंतर्देशीय भागों वाली झीलें कभी कभी मौसमी होती है, उदाहरण के लिए रायसल की सांभर झील, ये कभी कभी मौसमी होती है, मतलब बारिश के समय ये बढ़ जाती है, और जब बारिश नहीं होती है तब ये सूख जाती है। जो एक लवण वाली झील है, मतलब नमक वाली झील है, खारे पानी की झील है, इसका उपयोग नमक बनाने के किया जाता है। मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में है। यह मुख्य हिमालय द्वारा बनी है। दूसरे शब्दों में जब हिमानियों ने या कोई द्रोणी गहरी बनाई हो, जो बाद में हिम पिघलने से भर गई हो, या किसी क्षेत्र में शिलाओं या मिट्टी से हिमानी मार्ग बच गए। जिसके विपरीत जम्मू तथा कश्मीर की बुलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। यह भारत की सबसे बड़े मीठे पानी की वाली प्राकृतिक झील है। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताल तथा बड़ा पानी कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की झीलें आप नाम याद कर सकते हैं। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताल और बड़ा पानी मीठे पानी की। इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से भी झील का निर्माण होता है, जैसे गुरु गोविंद सागर भाखड़ा नागल परियोजना। ये कैसे, तो एक नदी पे बांध बनाया, ये नदी बहती थी, इधर इधर बांध बना लिया, तो यहाँ पे तो सारा पानी एक जगह ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। समझ लो एक नदी आ रही थी इधर से, ये नदी आ रही थी, तो इधर एक बांध बना लिया, तो सारा पानी इधर इकट्ठा हो गया, इधर इकट्ठा हो गया, तो ये इधर से बहुत बड़े एक झील बन जाती है। इसे बोलते हैं विद्युत उत्पादन के लिए नदियों का बांध बनाने के झील का निर्माण होता है। नदी पर बांध बनाने के झील का निर्माण होता है, जैसे गुरु गोविंद सागर भाखड़ा नागल बांध। झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती है। एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। अत्यधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को रोकती है, तो सूखे के मौसम में यह पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता करती है। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जाता है। यह आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य बनाती है, जलीय परितंत्र को संतुलित कर रखती है। झीलों की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटन को बढ़ाती है तथा हमें मनोरंजन प्रदान करती है। नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व। संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है। नदियों का जल मूल्य प्राकृतिक संसाधन है तथा अनेक मानवीय क्रियाओं के लिए अनिवार्य है। यही कारण है कि नदियों के तट से प्राचीन काल से ही अधिवासियों ने अपनी ओर आकर्षित किया। ये गांव अब बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं। अपने राज्य के उन शहरों की सूची तैयार कीजिए जो नदी के किनारे स्थित है, किंतु भारत जैसे देश के लिए कि अधिकांश जनसंख्या आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर रहती है, वहाँ सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत निर्माण में नदियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP। देश में नदी सफाई कर्मचारी का शुभारंभ। देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ 1985 में गंगा एक्शन प्लान GAP के साथ प्रारंभ हुआ। वर्ष 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP के तहत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा काली योजना का विस्तार किया गया। नदियां देश के जल का प्रमुख स्रोत। NRCP का उद्देश्य नदियों के जल में प्रदूषण को कम करके जल की गुणवत्ता को सुधारता है। नदी प्रदूषण। नदी जल की घरेलू औद्योगिकरण तथा कृषि में बढ़ती मात्रा मांग के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई। इसके परिणाम स्वरूप नदियों से अधिक जल की निकासी होती है तथा फलस्वरूप इसमें आयतन घटता। नदी और उद्योगों का प्रदूषण तथा अपरिष्कृत कचरे नदी में मिल जाते। यह केवल जल की गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदी के स्वच्छीकरण की क्षमता को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए दिए गए समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले सबसे बड़े शहरों की गंदगी को तनु करके समाहित करता है।
लेकिन लगातार बढ़ते औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता है। अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण इसको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य योजनाएं लागू की गई है। क्या आप अपने ऐसे कभी कोई योजना के बारे में सुना है तो हमें कमेंट करके बताइए। स्वच्छ जल का मानव जीवन, इस विषय पर विचार करें। और अभी आपका चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर 3 खत्म हो गया। अभी आप अभ्यास करते हैं। दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। रूलर झील निम्न से कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? अमरकंटक। ब्रह्मगिरी में से निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली नदी है? तो सांबर, राजस्थान की। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? तो गोदावरी, जिसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अब ब्रज घाटी से होकर बहती है? तो तापी, तापी और नर्मदा। अब आके इसके उत्तर अपने कॉपी में करिए, उस पर पुस्तिका में करिए। धन्यवाद। हम मिलते हैं अगली बार एक और नए चैप्टर के साथ। अगली क्लास में आपका स्वागत करते हैं और हम आते हैं। धन्यवाद। और अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे हम अच्छे अच्छे कंटेंट आपके उपलब्ध कर पाए, आपके नोट्स उपलब्ध कर पाए और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाए जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। धन्यवाद।